नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रंजन आपका स्वागत करता हूं प्रूडेंस सेंटर फॉर लर्निंग के आज के इस सेशन में। आज का हमारा विषय है एफसीआरए बिल। क्या है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल? ये क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हो सकता है आगे, क्यों इसको लेकर के हमारे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्यों विपक्ष इसको नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, क्यों बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे धार्मिक संगठन नहीं चाहते हैं कि ये बिल जो है सो हमारे संसद में पास हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस बिल को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या है इस बिल में, आइए हम आगे जानते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। The bill seeks to create a clear legal framework for handling foreign funded assets when an organization FCRA registration is cancelled, surrendered, expire or is not renewed। इसका कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए बिल जो है 2026 का, ये 2010 के एफसीआरए बिल को जो है अमेंड करता है। और इसका जो क्लियर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये जो है सो फॉरेन फंडेड एसेट जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन फंडेड एसेट हैं, जब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, जब उनका रजिस्ट्रेशन वो सरेंडर कर देते हैं या एक्सपायर हो जाता है या रिन्यू नहीं होता है, तो आखिर उसके बाद क्या होगा। जैसे कोई भी संगठन है, उस संगठन का जो एसेट है और वो संगठन जो है सो अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू नहीं करता है या किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है, तो आखिर उसके जो एसेट हैं, जो विदेशी फंड से फंडेड जो एसेट हैं, एसेट का मतलब जो संपत्ति है उसका क्या होगा। ये जो है यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। क्या क्या सिलेबस ये जो है सो कवर करता है। गवर्नेंस करता है, इंटरनल सिक्योरिटी करता है, सिविल सोसाइटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, एनजीओ के रेगुलेशन है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, नेशनल सिक्योरिटी है, यानी कि फॉरेन रिलेशन के बारे में भी ये जो है सो क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सारा कुछ जो है सो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हमारे देश में ये एफसीआरए बिल जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, ये कब जो है सो कब बना, सबसे पहले कब बना, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो 1976 में पहला जो है एफसीआरए बिल आया। ये इमरजेंसी के समय का जो है सो बिल आया हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, ताकि ये हमारे नेशनल सॉवरेनिटी को अफेक्ट ना करे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट ना करे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अफेक्ट ना करे, पब्लिक सर्वेंट्स को अफेक्ट ना करे और नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट ना करे। उसके बाद 2010 में न्यू एफसीआरए एक्ट आता है, जो कि 1976 के जो एफसीआरए एक्ट थे 1976 के, उसको रिपील करता है, उसको रिप्लेस करता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो। आखिर जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहती थी सरकार। बेटर मॉनिटरिंग हो सके, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो, टाइम बाउंड रिन्यूअल हो, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनजीओज हो। उसके बाद 2020 में अमेंडमेंट होता है इसमें, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स क्या क्या लाए जाते हैं। मैंडेटरी एफसीआरए अकाउंट एट एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, मतलब आपको जो है जो आपका जो एफसीआरए अकाउंट होगा, ये न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में ही इसका जो है सो अकाउंट खुल सकता है। आधार एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर की फंक्शनरीज, जो भी की फंक्शनरीज थे एनजीओ के, ट्रस्ट के, किसी भी संस्थान के, उनका आधार एंड आइडेंटिफिकेशन। बैन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर एनजीओज, मतलब कि अगर जैसे किसी एक संस्था को बाहर से विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो वो संस्था जो है सो किसी दूसरे संस्था को बाहर से मिले हुए पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सीलिंग फ्रॉम 50 to 20%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पे काफ़ी सारे घपले हुआ करते थे, काफ़ी सारे और भी काम हुआ करती थी। मैं गैर कानूनी तो भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं। 50 उसको जो है सो उसका जो खर्च का जो लिमिट था उसको 50% से 20% कर दिया गया। और स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट।
2026 के अमेंडमेंट बिल में द बिल प्राइमरली एड्रेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स इन द हैंडलिंग ऑफ फॉरेन फंडेड एसेट्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सीजेज। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन जो है सो सीज करता है तो उसके फॉरेन जो फंडेड एसेट हैं उसका किस तरीके से हैंडलिंग होगा, ये 2026 का अमेंडमेंट बिल हमें बताता है। ये जो है सो प्रपोज करता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था को बनाने की बात करता है कि वो संवैधानिक संस्था अगर किसी संस्था का जो है सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो हमारे द्वारा जो हमारे संसद के द्वारा बनाई गई जो संवैधानिक संस्था होगी जिसे यहाँ पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कहा गया है, वो जो है सो किस तरीके से हैंडल करेगी उसके प्रॉपर्टी को, उसके एसेट को, वो उसका डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का काम होगा। क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आते हैं, आइए इसे जानते हैं। जो जितने भी फॉरेन के डोनेशन हैं वो जो है सो एफसीआरए के अंडर आता है। फॉरेन ग्रांट्स हैं एफसीआरए के अंदर आता है। फॉरेन गिफ्ट्स हैं वो एफसीआरए के अंडर आता है। सिक्योरिटीज़, करेंसी और सर्टेन ट्रांसफ़र फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये जो है सो सारा एफसीआरए के अंदर आता है। ये चाहे किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ धनराशि हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के द्वारा प्राप्त किया हुआ धनराशि हो, ये सारा जो है सो एफसीआरए के अंडर आता है। एफसीआरए का ऑब्जेक्टिव क्या, अभी हमने बात किया, टू प्रोटेक्ट नेशनल सोवरेनिटी, हमारे देश की संप्रभुता को की सुरक्षा करना, फॉरेन इंटरफेरेंस प्रिवेंट करना, ट्रांसपेरेंसी जो है सो इंश्योर करना, मिसयूज़ ऑफ फॉरेन फंड्स को रोकना, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाना और लॉफुल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करना। कौन से संस्था को जो है सो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा? जो भी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिनको भी जो है सो बाहर से धनराशि मिलेगी, विदेश से धनराशि मिलेगी, उनको जो है सो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कौन जो है सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जो है सो रिसीव नहीं कर सकता है? तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ये बताता है कि कौन कौन से जो है पद या कौन से व्यक्ति जो हैं सो नहीं कर सकते हैं, विदेश से जो है सो फंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट जो है सो विदेश से फंड जो है सो प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन फंड जो है सो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके ऑफिस बेयरर्स, कोई भी जो है सो फॉरेन फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी जजेस, पब्लिक सर्वेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, सर्टेन मीडिया एंटिटीज़ डीलिंग विथ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, इवन जो मीडिया आउटलेट्स हैं या आज के डेट में जो यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कुछ जो करंट अफेयर या कुछ मीडिया एंटिटीज़ खुद को बनाए हुए हैं, वो भी जो है सो फॉरेन फंड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफसीआरए नोडल मिनिस्ट्री इसका क्या है? इसका नोडल मिनिस्ट्री होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री का क्या क्या काम है? तो रजिस्ट्रेशन जो है सो करना मिनिस्ट्री का काम है, जो कंप्लायंस मॉनिटर करना मिनिस्ट्री का काम है, इंस्पेक्शन कंडक्ट करना मिनिस्ट्री का काम है, किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन जो है सो सस्पेंड या कैंसिल करना जहां वो ज़रूरी हो वो मिनिस्ट्री का काम है, और जो ये एक्ट है उसका एनफोर्समेंट जो है सो देखना मिनिस्ट्री का काम है। अब की प्रोविजंस क्या क्या हैं, 2010 के क्या क्या थे, आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है सो मैंडेटरी था, किसी भी तरीके का विदेशी फंड को प्राप्त करने के पहले ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। रजिस्ट्रेशन जो है सो 5 सालों के लिए होता था और एक्सपायरी के पहले इसका रिन्यूअल ज़रूरी था। सेपरेट बैंक अकाउंट, जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैं वो एफसीआरए बैंक अकाउंट में ही जो है सो रिसीव किए जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खुलवा लिया है किसी बैंक में और उसमें आप जो है सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है सो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ध्यान रखिएगा ये जो भी है आप इसको जो है सो पॉज करके
अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइएगा। एक तरीके का आप इसको नोट्स बनाते चले जाइएगा, क्योंकि इतने वृहद रूप से, इतने विस्तार से कोई भी जो है सो आपको नहीं समझाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है सो कैसे हो सकता था, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, चैरिटेबल वर्क में, सोशल डेवलपमेंट में, और डाइवर्जन ऑफ फंड जो है सो प्रोहिबिटेड है। ठीक है। रिन्यूअल जो है सो हर 5 साल पे रिन्यूअल होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, रिन्यूअल के लिए रिफ्यूज़ कर सकती है, इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। ये सब सारा काम जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। दोस्तों मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो की प्रोविज़न ऑफ द एफसीआरए एक्ट मैंने लिखा है 2010, ये 2026 होगा। यहाँ पे ये 2026 होगा। कृपया करके आप इसे सुधार लें। अब क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ चुका हूँ, तो जहाँ पर भी 2010 का जो है सो जिक्र हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे की प्रोविज़न ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010 या द एफसीआरए 2010, तो इसको जो है 2026 कर दीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि इस तरीके की छोटी मोटी गलतियाँ ना हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 प्रपोज? तो ये जो है सो प्राइमरली जो है सो एड्रेस करता है कि आखिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो एसेट क्रिएट हुए हैं, उसके किसी भी संस्थान के सीज हो जाने पे, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने पर आखिर उसका क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिएशन ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक संवैधानिक संस्था का गठन किया जाएगा, जिसका फंक्शन होगा फॉरेन फंडेड एसेट्स का सुपरविज़न करना, उस तरह के जितने भी एसेट हैं उनको मैनेज करना, उनका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, इस चीज़ को देखना। डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स वेयर रिक्वायर्ड, रिटर्निंग एलिजिबल एसेट इफ रजिस्ट्रेशन इज रिस्टोर्ड। अगर रजिस्ट्रेशन जो है सो रिस्टोर हो जाता है तो उस जो संपत्ति है उसको वापस कर देना। दूसरा, प्रोविजनल वेस्टिंग ऑफ एसेट। ये क्या है? अगर किसी भी संस्था का जो एफसीआरए सर्टिफिकेट जो है सो कैंसिल हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, या बिना रिन्यूअल के जो है एक्सपायर हो जाता है, या रिन्यूअल उसका जो है रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो ये इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में जो है सो प्रोविजनली जो है सो वेस्ट हो जाएगा। ये जो एसेट है, ये जो है सो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जो है सो प्रोविजनली, मतलब एक तरीके का टेम्पररी रूप से जो है सो मिल जाएगा। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है प्रोविजनल वेस्टिंग का? तो ओनरशिप इज़ नॉट इमीडिएटली परमानेंट। जैसे एसेट जो है सो किसी तरीके का, मतलब किसी संस्था का जो है सो एक्सपायर होता है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है, तो उसके जो है जो एसेट है वो तो ट्रांसफ़र तो हो जाएंगे, लेकिन उसका जो ओनरशिप है वो तुरंत चेंज नहीं होगा। अगर वो संस्था जो है सो बाद में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा लेता है या फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वापसी हो सकती है, एसेट जो है सो उनको वापस मिल सकता है। परमानेंट वेस्टिंग क्या है? अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सो बिना रजिस्ट्रेशन के रहती है, वो डिफंक्ट हो जाती है, या किसी भी तरीके का रिन्यूअल या फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर पाती है, तो जो भी संपत्ति है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जो है सो परमानेंटली जो है सो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एसेट पार्टली क्रिएटेड फ्रॉम फॉरेन फंड्स। ये बिल ये भी क्लियर करता है कि कोई भी जो संपत्ति है वो जो है सो किसी भी तरीके का आंशिक रूप से भी अगर वो फॉरेन फंडेड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे से बना हुआ है, तो वो जो है सो क्या होगा उसका, वो भी जो है सो वेस्ट हो जाएगा। उसका भी जो संपत्ति का जो अधिकार है संस्था के सीज टू एग्जिस्ट करने पर, या क्या कहेंगे उसे, रिन्यूअल ना होने पर, एक्सपायर हो जाने पर, वो भी जो है सो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास वो चला जाएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कहता है? द बिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एसेट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मस्ट इंश्योर दैट इट्स रिलीजियस कैरेक्टर इज प्रिजर्व्ड। अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में
बहुत सारे पैसा आता है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को पैसा आता है, जिसमें, और ये सच है कि धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन होता है, गरीब आदिवासी पिछड़ों का धर्म परिवर्तन होता है, और उससे जो है सो उनके धार्मिक जो टेम्पल्स हैं या चर्च कह सकते हैं जिनका निर्माण होता है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है सो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि उस तरीके के प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो प्रिजर्व रहे। मतलब ऐसा ना कि अगर कोई चर्च बना हुआ है तो उसको मंदिर या मस्जिद बना दिया जाए, ठीक है, या उसका चर्च को जो है सो किसी स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए या किसी अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन क्रिमिनल पेनल्टी। पहले क्या था कि 5 साल की सज़ा हुआ करती थी और अब जो है सो ये 1 साल की सज़ा होगी। गवर्नमेंट का क्या जो है सो इसमें कहना है, आइए जानते हैं। इसमें जो है सो गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है सो प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं, मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड एसेट, प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशन सीज टू होल्ड वैलिड FCRA रजिस्ट्रेशन। मतलब जब कोई FCRA संस्था जो है सो FCRA रजिस्ट्रेशन जो है सो प्राप्त नहीं कर पाती है या उसका जो है सो कार्य जो है सो समाप्त हो जाता है, तो आखिर उसके द्वारा जो बनाया गया जो संपत्ति है, जो अर्जित किया गया संपत्ति है, ठीक है, उस चीज़ को जो है सो लीगल सर्टेनिटी प्रदान करेगी। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को जो है सो बढ़ाना। एंश्योर कंटिन्यूटी इन मैनेजिंग पब्लिक इंटरेस्ट एसेट क्रिएटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ध्यान रहे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि पब्लिक इंटरेस्ट एसेट, यानी कि जो भी संस्था काम कर रही है वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, मतलब पब्लिक के हेल्थ के लिए काम कर रही है, पब्लिक के एजुकेशन के लिए काम कर रही है, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो जो भी उसके द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा जो एसेट क्रिएट किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब अगर कोई संस्था जो है सो किसी विद्यालय का निर्माण कराई है अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से के प्राप्त किए हुए धन राशि से, उसको जो है सो मैनेज करना, उसकी कंटिन्यूटी को, यानी कि वो किस तरीके से जो है सो आगे भी कार्य करता रहे, इस चीज़ को इंश्योर करना जो है सो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी सरकार का कार्य होगा। और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना, रेगुलेटरी ओवरसाइट को मजबूत करना, ये गवर्नमेंट का अपने तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है FCRA बिल को अमेंड करने के लिए। अब इसमें जो है सो क्या क्या कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला कंसर्न है एक्सपेंडेड एक्सिक्यूटिव कंट्रोल ओवर NGO एसेट। मतलब कि एक्सिक्यूटिव का, कार्यपालिका का जो है सो NGO के संपत्ति के ऊपर जो है सो कंट्रोल हो जाना। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना। क्वेश्चंस रिगार्डिंग ड्यू प्रोसेस बिफोर एसेट वेस्ट इन दी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब ये भी कहना है संस्थाओं का, सिविल सोसाइटीज़ का, कि बिना प्रोसेस के ही जो है सो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है सो उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है, ठीक है। पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड वॉल्यूंटरी सेक्टर एक्टिविटीज़। जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा भी दिया गया है, उसके ऊपर जो है सो ये इम्प्लीकेट करता है। कंसर्न दैट ऑर्गेनाइजेशन फेलिंग टू रिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम कुड फेस सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज। अगर कोई संस्था अपना रिन्यू नहीं करवा पाता है रजिस्ट्रेशन समय पर, तो वो इसका परिणाम भी भुगत सकता है। तो ये सब जो है सो कंसर्न है, मेजर कंसर्न है। अब इसमें संवैधानिक प्रोविज़न क्या है, आइए वो देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, नॉन आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। कानून के सामने सभी जो है सो इक्वल हैं, ये जो है सो आर्टिकल 14 कहता है। की कॉन्फ्लिक्ट्स विथ आर्टिकल 14 क्या है? अनब्रिल्डल्ड डिस्क्रिशन एंड सेलेक्टिव एनफोर्समेंट,
आर्बिट्रेरी मिनिमम स्पेंडिंग थ्रेशोल्ड, डिसप्रोपोर्शनेट एक्सिक्यूटिव कंट्रोल ओवर एसेट। ध्यान रहे इन सभी को जो है सो आप नोट करिएगा, सारे कुछ को नोट करते जाना है और नोट्स बनाते चले जाना है। आर्टिकल 19(1) सेक्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) सेक्शन सी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी जो है सो कहता है, ये भी जो है सो इम्प्लीकेट करता है इन सब चीज़ों को, इन संवैधानिक आर्टिकल्स को। आर्टिकल 21 फेयर प्रोसीजर एंड ड्यू प्रोसेस कंसर्न, आर्टिकल 300A नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या क्या कहता है, नोएल हार्पर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the major provisions introduced by FCRA Amendment Act 2020. It held that receiving foreign contribution is not a fundamental right. मतलब आपका जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करना ये किसी भी तरीके का मौलिक अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट जो सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फॉरेन फंडिंग को जो है सो उसको रेगुलराइज करने के लिए, किस लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इस पर कानून बना सकती है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर भी लगा सकती है। प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है 2026 को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहला आज के डेट में है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग, किस तरीके से यूएस के जितने भी सीनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, आप देख रहे हैं इस बिल को लेकर के काफ़ी लोग हैरान परेशान हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो आखिर क्यों उनको जो है सो इतना फिक्र पड़ा है कि भारत देश में क्या हो रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे से, आखिर उनको क्यों इतनी जो है सो अपने देश को वो देखे भाई, हमारे देश को वो क्यों देख रहे हैं। तो जब तक उसके पीछे उनका कोई हित ना हो या उनके द्वारा चलाए गए संस्था या उनके द्वारा उनसे जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उनका हित ना जब तक सधे, तब तक वो क्यों ऐसा जो है सो हो हल्ला मचाएंगे, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब पैसे कहाँ करके लगते हैं, पब्लिक पॉलिसी में, इलेक्टोरल डिस्कोर्स को जो है सो ये जो है सो इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर को जो है सो इन्फ्लुएंस कर सकता है, सोशल मूवमेंट को जो है सो ये जो है सो इन्फ्लुएंस कर सकता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जो है सो इन्फ्लुएंस कर सकता है, थिंक टैंक्स को तक को जो है सो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, मीडिया इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपने अभी देखा सीजेपी के द्वारा जो है सो जो प्रदर्शन किया गया, काफ़ी लोगों ने कहा कि ये भी जो है सो विदेश से जो है सो फंडिंग का पैसा लगा हुआ था। तो अगर ये लगा हुआ था तो क्या ये सही था, क्या ये सही नहीं था? क्योंकि हमारे देश में जो भी अभी घट रहा है, जो भी है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, बच्चों के साथ जो भी हुआ, जितना भी हुआ वो गलत हुआ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ। लेकिन उस प्रदर्शन के पीछे से हमारे देश की संप्रभुता पर कोई खतरा ना पड़े, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा ना पड़े, हमारे देश के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उस पर कोई खतरा ना पड़े, ये भी देखना हमारा काम है। NGO governance. India has thousands of NGO working in health, education, poverty alleviation, tribal welfare, human rights, environmental conservation, disaster relief. ये जो है सो FCRA फ्रेमवर्क जो इंश्योर करता है कि फॉरेन फंड जो भी जो है सो प्राप्त किया गया है संस्था के द्वारा, वो ट्रांसपेरेंटली जो है सो उस पर्पज़ के लिए जो है सो यूज़ हो सके। डिजिटल कंप्लायंस, आप जितने भी हैं पैसे प्राप्त किए गए हैं, धन प्राप्त किया गया है, उनका ऑनलाइन फाइलिंग होगा, डिजिटल मॉनिटरिंग होगा, फाइनेंशियल ट्रैकिंग होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहेगा, इनका रिस्क बेस्ड कंप्लाइंस होगा। गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये टॉपिक लिंक करता है, ध्यान रहे।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ट्रस्ट, रेगुलेटरी गवर्नेंस, ये सब जो है सो इस टॉपिक को लिंक करता है। ध्यान रहेगा, यूपीएससी के छात्रों के लिए मैं कह रहा हूँ। अब विदेशों में क्या है, इस तरीके का कोई जो है सो कानून है क्या, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कानून है और ये दशकों पुराना कानून है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो है सो दशकों पुराना कानून है, मेरे हिसाब से 80-85 साल पुराना कानून वहाँ पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये कानून है, यूनाइटेड किंगडम में ये कानून है, इवन रसिया तक में ये कानून है। और अभी इंडिया में ये कानून बन रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना हंगामा हो रहा है। अब ये जो है सो एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार किया है। एसएससी के जितने भी छात्र आप देख रहे होंगे, आपसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेकर के इसको जो है सो आप सारे क्वेश्चन को उतारें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट के हो या सेंट्रल के हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप जितने भी ये नोट्स बनाया आपने, नोट्स के बाद इसको जितने भी क्वेश्चन है इसको उतार लें और इसका रिवीजन करें। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद चाहे आप अपने मोबाइल से किसी भी तरीके का एक पिक्चर जो है सो फ़ोटो लेंगे, उसको फ़ोटो टू टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट करके आप जो है सो उस चीज़ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी के छात्रों के लिए, यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको जो है सो नोट डाउन करेंगे। अब ये क्वेश्चन बैंक है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के छात्रों के लिए, उनके स्तर को देखते हुए, एग्ज़ाम के स्तर को देखते हुए इस तरीके का क्वेश्चन तैयार किया गया है। यहाँ पर भी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। वीडियो को यहाँ पे भी पॉज करेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। वीडियो को यहाँ पे भी पॉज करेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। वीडियो को यहाँ पे भी पॉज करेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ये जो है रिवीजन के लिए वन लाइनर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा और पिछला वीडियो भी जो मैंने बनाया है, सब में जो है सो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, सब में जो है सो वन लाइनर अवेलेबल है। नोट्स के लिए मैंने दिया हुआ है किस तरीके से नोट्स बनाना है। इन सब को आप उतारते चले जाएंगे और इनको आप नोट डाउन करते चले जाएंगे और इनसे आप जो है सो अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके इनको जो है सो नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं पीयूष रंजन, प्रूडेंस सेंटर फॉर लर्निंग की तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। लाइक करेंगे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके का वीडियो, उस टॉपिक पर वीडियो मैं बना सकूँ। और हमारा टारगेट है यूपीएससी 2027 या आने वाले जितने भी 2027 के एग्ज़ाम हैं उनके करंट अफेयर के जितने भी सिलेबस हैं, हमारा टारगेट है कि हम उन सबको पूरा करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन जो है सो बहुत जल्दी शुरू होगा, हमारे साथ आप बने रहें। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।